गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है लोगरिथमिक डिक्रीमेंट विच इज डिनोटेड बाय डेल्टा। हमने जो डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन का टॉपिक स्टार्ट किया है ये उसी का ही एक सब टॉपिक है। और डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन में हमने देखा है कि दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं उनके एनालिसिस के लिए। और वो दो पैरामीटर्स क्या है? तो पहला पैरामीटर होता है हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर डैम्प्ड वाइब्रेशंस, जिसका फॉर्मूला हम क्या बताते थे, ओमेगा डी अपॉन 2 पाई। और दूसरा पैरामीटर है द रेट ऑफ डीके ऑफ एम्पलीट्यूड। हमारी सिस्टम कैसी है? डैम्प्ड सिस्टम है। दैट मींस उसके वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज होगा। तो वो कौन से रेट पे डिक्रीज होता है, दैट इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर। और ये रेट ऑफ डीके ऑफ एम्पलीट्यूड ये मेजर हम लोगारिथमिक डिक्रीमेंट से करते हैं। क्यों? क्योंकि लोगारिथमिक डिक्रीमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डैम्पिंग कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम। तो जितना ही एक सिस्टम डैम्पिंग कर सकेगा वो रिप्रेजेंट हम लोगारिथमिक डिक्रीमेंट से कर सकेंगे। तो लेट्स फर्स्टली रीड द डेफिनेशन व्हिच सेज logarithmic decrement is defined as the natural logarithm of the ratio of any two successive amplitudes on the same side of mean position. ओके, तो यहाँ पे मैंने एक फिगर बना रखा है। वो क्या कहते हैं? लोगारिथमिक डिक्रीमेंट क्या है? एक एम्पलीट्यूड से ये जो दूसरा एम्पलीट्यूड है ये पॉइंट T1 से पॉइंट T2 तक पहुंचने में, या एल्स वी कैन से इसे अगर मैं नाम A दूं और इसे मैं पॉइंट B नाम दूं, तो ये A से B दो सक्सेसिव पॉइंट्स हैं या सक्सेसिव एम्पलीट्यूड्स हैं। इन सक्सेसिव एम्पलीट्यूड्स का नेचुरल लोगारिथम वो लोगारिथमिक डिक्रीमेंट का रेशियो डिफाइन करेगा। तो ये A से B का जो रेशियो होगा वो हमारा लोगारिथमिक डिक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? लेट A एंड B be the corresponding points on two successive cycles where the displacement is maximum। हवे हम इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं तो हम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो हमने फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट एम्पलीट्यूड A एंड इट्स सक्सेसिव एम्पलीट्यूड विच इज B, उन दोनों का एनालिसिस किया है। ओके, तो फर्स्ट एम्पलीट्यूड का टाइम पीरियड होगा T1 और सेकंड एम्पलीट्यूड का टाइम होगा T2, ऐसा मैंने अज्यूम किया है। तो मेरा टाइम पीरियड for this cycle can be written as Tp equals to T2 minus T1। अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालना है 1 से 2 का, तो मैं ये T2 में से T1 को माइनस करूंगा तो मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। ओके, और Tp का दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है ही, जो क्या है 2 पाई अपॉन ओमेगा डी। और ये ओमेगा डी क्यों है? क्योंकि हम डैम्प्ड वाइब्रेशंस में हैं, हम फ्री वाइब्रेशन में नहीं है। ओके, और डैम्प्ड वाइब्रेशन ओमेगा डी उसका फॉर्मूला भी हमें पता है क्या होता है, ओमेगा एन इनटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, वेयर जीटा इज आवर डैम्पिंग रेशियो। जीटा इक्वल्स टू C अपॉन CC, दैट मींस क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट अपॉन डैम्पिंग कोएफिशिएंट अपॉन क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट। तो अब इसके एनालिसिस के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, एम्पलीट्यूड का इक्वेशन लिखा है T1 एंड T2 का, जो यूलर्स थ्योरम से डिराइव किया था हमने। अगर आप लोगों को याद ना हो तो अंडर डैम्प्ड सिस्टम में मोशन का इक्वेशन डिराइव हो गया था, उसके बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन किया था हमने यूलर्स थ्योरम की मदद से। आप चाहो तो मैंने वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कर दिया है और ऊपर ये आई बटन के पास से भी आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो ये यूलर्स थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी एक एम्पलीट्यूड x वो एक कांस्टेंट होगा इनटू e रेज टू माइनस जीटा इनटू ओमेगा एन T1। ये T1 फर्स्ट एम्पलीट्यूड के लिए है इसलिए T1 टाइम लिया है, इनटू साइन ओमेगा डी T1 प्लस 5। और ये सेम चीज यहाँ पे होगी, सिर्फ T1 की जगह क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे। पर अब हमें इतने सारे इक्वेशंस डिराइव करने के बाद पता है क्या? पता है कि इक्वेशन में हम एक ही कांस्टेंट से डिराइव कर सकते हैं या एक ही कांस्टेंट पे रिलेट या डिपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमारे दो कांस्टेंट हो गए T1 एंड T2, उसे हमें एक में ट्रांसफॉर्म करना होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या कहा है, बट इफ वी से, जो यहाँ पे हमने यूज किया है Tp इक्वल्स टू T2 माइनस T1, तो हम यहाँ पे T2 इक्वल्स टू Tp प्लस T1 कह सकते हैं। वही चीज मैंने यहाँ लिख दी है। ओके,
तो मैं ये x2 के इक्वेशन में जहां t2 है वहां पे क्या यूज किया मैंने, Tp प्लस T1 यूज किया। यहाँ पे भी T2 है तो Tp प्लस T1 डाल दिया उसके जगह पे। तो उससे मेरा डिस्प्लेसमेंट x2 सेकेंड एम्पलीट्यूड के लिए इक्वेशन क्या बन गया, x इंटू ई रेज टू माइनस जीटा ओमेगा एन ब्रैकेट ऑफ Tp प्लस T1 इंटू साइन ब्रैकेट ऑफ ओमेगा डी, जिसमें T2 की जगह क्या आ गया, Tp प्लस T1 प्लस 5। ओके, अब यहाँ पे मैं अगर ये ब्रैकेट ओपन करूं तो ओमेगा डी को मुझे दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे आप देखो ओमेगा डी इंटू टीपी, उसका रिजोल्यूशन मैंने साइड में करके दिखाया है। जहाँ पे हमें पता है टीपी इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा डी होता है। तो ओमेगा डी एंड ओमेगा डी वो क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। और हमें पता है कि ये देखो ये साइन के ब्रैकेट में है, दैट मीन्स ये डिग्रीज के फॉर्म में होंगे और पाई मीन्स 180 डिग्री। तो इससे हमें क्या पता चला, 2 इंटू 180 करेंगे तो 360 डिग्री होगा और 360 डिग्री को हम 0 डिग्री भी बताते हैं। तो इसे मैं 0 डिग्री बताकर एलिमिनेट कर देता हूं अपने इक्वेशन से। तो मेरा x2 का जो इक्वेशन है वो क्या चेंज हो जाएगा, x इंटू ई रेज टू माइनस जीटा ओमेगा एन ब्रैकेट ऑफ Tp प्लस T1 इंटू साइन ब्रैकेट ऑफ ओमेगा डी T1 प्लस 5। देखो अब यहाँ पे T1 आ गया, एक ही कांस्टेंट की तरफ आ रहे हैं। ओके, तो अब जब हम x1 और x2 दोनों का रेशियो निकाले, क्यों, क्योंकि लोगरिथमिक डिक्रीमेंट क्या कहता है, दोनों का रेशियो निकालने को कहता है। तो अगर हम दोनों का रेशियो निकालें तो हम देखेंगे कि x एलिमिनेट हो जाएगा, पूरा साइन वाला टर्म वो भी सेम है क्योंकि ओमेगा डी T1 आ गया है दोनों के पास, तो वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। बचेगा क्या, सिर्फ ये ई वाली डिग्रीज बचेंगी। ओके, तो ई वाली डिग्रीज में मैं ये नीचे वाला टर्म, मेरे पास बेस सेम है तो मैं पावर्स को ऊपर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। तो मैंने माइनस जीटा इंटू ओमेगा एन वो दोनों के पास है वो कॉमन निकाल लिया, ऊपर क्या बचा T1, माइनस कर देता हूं ये टर्म। अब मैं माइनस करता हूं तो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट ओपन होगा तो Tp भी माइनस हो जाएगा और T1 भी माइनस हो जाएगा, जिससे यहाँ पे प्लस T1 माइनस T1 अगेन एलिमिनेट हो जाता है और ये माइनस इस माइनस के साथ जाके प्लस बन जाता है। तो हमारा x1 बाई x2 का रेशियो कैसा निकलता है, e रेज टू जीटा इंटू ओमेगा एन इंटू टीपी, दैट इज आवर टाइम पीरियड। ओके, पर हमें क्या पता है, हमारा डेल्टा जो क्या है, हमारा लोगारिथमिक डिक्रीमेंट है, वो कैसे मिलता है, तो वो मिलता है हमें नेचुरल लॉग ऑफ दोनों एम्पलीट्यूड के रेशियो से। हमेशा देखो मैंने x1 अपॉन x2 लिखा है, आप x2 अपॉन x1 लिख सकते हो, पर कब, जब आपका x2 वाला एम्पलीट्यूड बड़ा हो। हमेशा न्यूमरेटर में बड़ा एम्पलीट्यूड और डिनोमिनेटर में छोटा एम्पलीट्यूड ऐसे लिखा जाएगा। और x1 बाई x2 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दी है। तो अब ये log इंटू x1 बाई x2 की जगह मैं अगर ये वैल्यू पुट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, डेल्टा इक्वल्स टू log e इंटू ई रेज टू जीटा इंटू ओमेगा एन इंटू टीपी। और ये log और e कट जाते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो बच क्या गया, ये जो पावर में टर्म थी जीटा इंटू ओमेगा एन इंटू टीपी वो बच गई। और हमें अगेन क्या पता है, टीपी इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा डी होता है और ओमेगा डी क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन। तो वो दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट की, पहले टीपी की वैल्यू पुट गई और फिर ओमेगा डी की वैल्यू पुट की। तो यहाँ से अगेन मेरा ओमेगा एन कट जाएगा। तो मुझे अल्टीमेटली मेरा लोगारिथमिक डिक्रीमेंट डेल्टा वो कैसा मिला है, 2 पाई जीटा अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये हमने क्या निकाल दिया, डेल्टा। डेल्टा क्या है, हमारा लोगारिथमिक डिक्रीमेंट है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको जीटा भी फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे इक्वेशन में या विशेष फॉर्मूला में जीटा 2 बार है, इसीलिए आप वैल्यूज पुट करके इसका आंसर इजीली नहीं निकाल सकते, इसलिए इसका भी अलग से फॉर्मूला इक्वेट किया गया है। ये कैसे आया है, चलो देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू जीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। सबसे पहले जीटा का फॉर्मूला बनाना है तो यहाँ से अंडर रूट हटाना पड़ेगा। तो मैं दोनों साइड अगर स्क्वायर्स कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
तो क्या हो जाता है यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा पाई का स्क्वायर और ये हो जाएगा जीटा का स्क्वायर और नीचे से ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकल जाएंगे तो 1 माइनस जीटा स्क्वायर ऐसा बचेगा। ओके, तो अब ये जीटा को यहाँ पे न्यूमरेटर में ले जाऊं और डेल्टा स्क्वायर को डिनोमिनेटर में ले आऊं तो 1 माइनस जीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर जीटा स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। ओके, और अब अगर मुझे जीटा निकालना है तो जीटा मैं यहाँ जाके कॉमन निकाल लूंगा तब एक जीटा मिलेगा, क्योंकि दो जीटा तो एक फॉर्मूला में रह नहीं सकते। तो जीटा को अगर वहां ले जाऊं तो प्लस हो जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर जीटा स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस है वहां आके प्लस हो जाएगा जीटा स्क्वायर। ओके, अब अगर मुझे ऐड करना हो तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में डेल्टा स्क्वायर है, डेल्टा स्क्वायर से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1 इक्वल्स टू, इन दोनों में से अगर मैं जीटा स्क्वायर को कॉमन निकालूं तो जीटा स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा 4 इंटू पाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर। ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखूंगा। ओके, और अब अगर मुझे जीटा का फॉर्मूला बनाना है तो ये पूरा टर्म इक्वल्स टू के दूसरे साइड जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर्स रहेंगे। ओके, तो ये क्या हो गया जीटा स्क्वायर, अगर स्क्वायर करूं चलो पहले तो ऊपर ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है इसी के लिए इक्वल्स टू के दूसरे साइड आने पे रेसिप्रोकल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं डेल्टा स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। अब अगर यहाँ से स्क्वायर हटाऊं तो यहाँ पे रूट करना पड़ेगा, रूट करने टाइम ये नंबर का स्क्वायर भी हट जाएगा और डिनोमिनेटर में रूट कर दूं तो मेरा जीटा का फॉर्मूला क्या बन गया डेल्टा अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 पाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। पता चला? और देखो यहां भी आपका वही फॉर्मूला बन गया है जो यहां था। तो यहां से यहां का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, तो ऐसे हुआ, और एक बार देख लो। ओके, तो ये था हमारा लोगारिथमिक डिक्रीमेंट फॉर डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशंस। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।